कांग्रेस महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक ऐसा बयान दे दिया कि पूरे महागठबंधन में खलबली सी मच गई है। नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस जिनको अपना सहयोगी दल मानती है वही कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बदकही में मैं आपको बताऊंगा कि नाना पटोले ने किस आधार पर यह कहा कि जिस सहयोगी दलों पर कांग्रेस को भरोसा है वही उसको खोखला करने में लगे हुए हैं। आखिर इसके पीछे का सियासी गणित क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा और साथ ही वो लैंड केस भी बताऊंगा जिसमें पवार फैमिली फंसी हुई है और जिसकी बिना पर नाना पटोले ने पूरे महागठबंधन को हिला दिया है। नाना पटोले ने साफ तौर पर उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देती है एनसीपी को लेकर, एनसीपी यानी कि शरद पवार को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। हालांकि डायरेक्ट नाम नहीं लिया शरद पवार का, लेकिन उन्होंने निशाना साधा है कि ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को कमजोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, क्यों नाना पटोले को लगा कि शरद पवार को जो भूमिका निभानी चाहिए सहयोगी दलों को मजबूत करने में वो उसको ना करके बल्कि जो कांग्रेस जो इस पूरे गठबंधन की एक बेहद महत्वपूर्ण धुरी है महाराष्ट्र में उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। और उसके पीछे है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ अजीत पवार से जुड़ा हुआ मामला। पार्थ अजीत पवार पर लैंड केस, एक बड़ा लैंड केस का आरोप लगा है। वो आरोप क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अमेकाडिया करके अजीत पवार के बेटे जो पार्थ अजीत पवार हैं उनकी कंपनी है जिसमें उनके ममेरे भाई दिग्विजय अमर सिंह पाटिल साझीदार बताए जाते हैं। और ये पूरा मामला है इसको लेकर कि पुणे का जो पॉश इलाका है, कोरेगांव पार्क इलाका, उसमें मुंदवा इलाका आता है, बहुत पॉश इलाका, बहुत मतलब कहते हैं कि बहुमूल्य जमीन वहां पर है। वहां पर उन्होंने एक जमीन खरीदी और वो जमीन की कीमत थी 1800 करोड़ रुपए, लेकिन खरीदी कितने में? मात्र 300 करोड़ रुपए में। और ये पूरे 40 एकड़ सरकारी जमीन बताई जा रही है जिसकी कथित तौर पर अवैध बिक्री का मामला बनता है, क्योंकि 300 करोड़ यानी कि 309 करोड़ की जमीन का ये मामला ये उन्होंने खरीदी। उस पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी दी गई? महज 500 रुपए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 309 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी महज 500 रुपए। और वो कैसे हुई ये भी मैं बताता हूँ। उसमें सरकार के नियम, जो आईटी पार्क बनाने के नियम था, उसका उस नीति का फायदा उठाया गया और उस नीति का फायदा उठाते हुए स्टाम्प ड्यूटी एक तरह से पूरी तरह से माफ करा दी। अगर यही आम आदमी या आम बिजनेस इस डील को कर रहा होता तो क्या उससे इसका फायदा मिलता? और मिलता भी तो किस तरह से मिलता, कितने समय में मिलता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आईटी पार्क नीति का फायदा उठाया और महज 500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी लगी। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो अमेकाडिया जो इनकी कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन जो पंजीकृत पूंजी है वो कितनी है? मात्र 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए कंपनी वाली जो जिसकी पूंजी है, क्या वो कंपनी 300 करोड़ से ज्यादा या 300 करोड़ की कंपनी 300 करोड़ की जमीन खरीद सकती है? ये आप भी सोचिए, बाकी लोग तो सोच ही रहे हैं। लेकिन मामला यहीं से नहीं जुड़ा, क्योंकि कई सारे सवाल इससे उठते हैं कि अगर ये अजीत पवार के बेटे नहीं होते पार्थ पवार, तो क्या महज 48 घंटे में इनको इसकी अनुमति मिल पाती? जो आईटी पार्क की जो नीति का फायदा उठाया, क्या उस नीति का फायदा, उस प्रोसेस को मंजूरी मिल पाती? क्या 309 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी का महज 500 रुपए स्टाम्प उनको किसी को देना पड़ता? और क्या 1 लाख रुपए की जो पूंजीकृत पंजी जिस कंपनी की, क्या वो 300 करोड़ की जमीन खरीद सकती है? ये वो सारे सवाल हैं जो इसमें घोटाले का सीधा सीधा शक पैदा करते हैं कि इसमें साफ तौर पर अपने पिता का जो सियासी कद है उसका फायदा उठाया गया। और यही कारण है कि विपक्षी दलों ने इसको हाथों हाथ ले लिया, यानी कि इस पूरे मामले को तूल दे दिया। और अब महाराष्ट्र की राजनीति में ये मामला गर्मा रहा है और गर्मा भी ऐसे रहा है कि खुद शरद पवार को भी इसमें बयान देना पड़ा कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार भी तुरंत हरकत में आई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी माना कि मामला काफी गंभीर है और उन्होंने इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी और जांच की जो कमेटी बनाई गई है उसे 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कह दिया गया है।
लेकिन मामला यहीं से शुरू होता है, जो मैंने आपको बताया कि नाना पटोले क्यों अग्रेसिव हुए, क्यों उन्होंने शरद पवार पर बिना नाम लिए निशाना साधा। क्योंकि शरद पवार ने तो कह दिया था कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसमें विवाद कहां से आया? विवाद आया सुप्रिया सुले के बयान से। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने पार्थ से बात की है और उनको नहीं लगता कि पार्थ ने कोई भी गलती की होगी, और जो भी मामला होगा वो अपने वकीलों के माध्यम से, क्योंकि वकीलों से उन्होंने राय ली, उसके माध्यम से वो सामने रखेंगे। लेकिन नाना पटोले की एंट्री यहीं पर होती है। नाना पटोले सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि ये मामला बेहद गंभीर है और जिस भूमिका में शरद पवार को होना चाहिए था वो उस भूमिका में नहीं है। जबकि सुप्रिया सुले तो बचाव करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इस मामले को बेहद जोर शोर से उठाया है और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को कटघरे में लाने का काम किया है। लेकिन सहयोगी दल होने के नाते और महाराष्ट्र का कद्दावर नेता होने के नाते शरद पवार को जिस जोशो खरोश से पार्थ के मामले में आवाज उठानी चाहिए थी, वो केवल खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। उस तरीके से जिस तरीके के लिए शरद पवार जाने जाते हैं वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में नाना पटोले को लगता है कि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस जिस तरह से मामलों को उठाती है वो उस तरीके से शरद पवार नहीं उठाते। उसका उन्होंने उदाहरण दिया। इस मामले पर मैं बात मांगूंगा, लेकिन बीच में उदाहरण क्यों दिया, वो कौन से दिया वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो गोदिया जिला परिषद है उसके अध्यक्ष का जो चुनाव होना है उसमें बीजेपी और शरद पवार मिल गए हैं। इसके अलावा भिवंडी निजामपुर नगर निगम का भी उन्होंने हवाला दिया कि जो उनके 19 पार्षद थे वो भी एनसीपी ने अपने अंदर शामिल कर लिए। तो सवाल ये है कि क्या सहयोगी दलों के नेताओं को अपने अंदर, अपनी पार्टी के अंदर लेना चाहिए? ये तो गठबंधन कमजोर करने की बात है, आप अपने सहयोगी दल को कमजोर कर रहे हो। तो ये वो उदाहरण है जो नाना पटोले ने दिए और उसके बाद उन्होंने जो निशाना शरद पवार पर साधा वो सबके सामने है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाना पटोले ने साफ तौर पर कहा कि शरद पवार ने जांच की मांग तो की, लेकिन क्या उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच की मांग की? क्या उन्होंने अजीत पवार से डिप्टी सीएम पद से इस्तीफे देने की मांग की? क्योंकि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो अपोजिशन दल सरकार को घेरने के लिए जो जिम्मेदार पद पर बैठा है उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। क्योंकि ऐसा ही उन्होंने एक उदाहरण दिया आदर्श घोटाले का। आदर्श भूमि घोटाले के समय मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इस तरह का प्रेशर था, इस तरह का दबाव बन गया था कि अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन शरद पवार इस्तीफा मांगते हुए नजर नहीं आते, बल्कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले पार्थ को बचाने के लिए उनके पक्ष में बयान देती हुई नजर आती हैं। इसी मैसेज को देते हुए नाना पटोले कहते हैं कि कांग्रेस को और कोई कमजोर नहीं कर रहा, उनके खुद के सहयोगी दल कमजोर कर रहे हैं। और इसमें राज ठाकरे की भी एंट्री है, अगर इनसाइड स्टोरी की मैं बात करूं, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि राज ठाकरे अगर महागठबंधन में आना चाहते हैं तो पहले वो केंद्र में आए, यूपीए का हिस्सा बने, तब वो महाराष्ट्र में सहभागिता की बात करें। हालांकि उद्धव ठाकरे हो या चाहे वो एनसीपी हो, वो चाहते हैं कि राज ठाकरे जो अभी निकाय चुनाव होने हैं उससे पहले ही महाराष्ट्र में एंट्री कर लें। लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता और खासकर नाना पटोले इसका विरोध कर रहे हैं कि बिना केंद्र को, यानी कि जो केंद्र की उनकी टीम है कांग्रेस की, उसकी बिना सहमति के ये नहीं होगा। इसके अलावा जो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोटा करने की बड़ी साजिश ये लोग रच रहे हैं और उनका सीधा सा निशाना शरद पवार है। और वो क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि ये पूरी इनसाइड स्टोरी है जिसकी वजह से आज नाना पटोले खुलकर अपने ही सहयोगी दलों के सामने आए और साफ कर दिया कि महागठबंधन की तस्वीर वो निकाय चुनाव के रहते कुछ भी दिखाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन अंदर खाने की तस्वीर है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस को अंदर ही अंदर खत्म करने की, उसे छोटा करने की बड़ी साजिश रची जा रही है।